अस्सलाम वालेकुम। मैं माँ पारा तबस्सुम। आज का टॉपिक रहेगा हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन, यानी कि साइकॉन की बॉडी के जितने भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि हिस्टोलॉजी क्या है। तो हिस्टोलॉजी जूलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू का मतलब होता है कि जब एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिल जाते हैं और उनके स्ट्रक्चर एक जैसे हो जाते हैं और वो एक ही काम को करने लगते हैं, तो उन्हें टिश्यू कहा जाता है। जैसे कि मान लो कि हार्ट में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनका काम सिर्फ पंपिंग करना है, या फिर मान लो लीवर है, लीवर के सेल्स का काम है बाइल प्रोडक्शन करना। तो ये सेल्स एक जैसे हो गए हैं अपने स्ट्रक्चर में और अपने फंक्शन में, इसलिए इनको टिश्यू कहा जाता है। तो चूंकि स्पंजेस में जैसे कि साइकॉन है, तो साइकॉन में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और मॉडिफाइड होकर कुछ फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि हम साइकॉन की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। यानी साइकॉन की में जो भी टिश्यू है, जो भी सेल्स हैं, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले जान लो कि जितने भी स्पंजेस होते हैं वो सभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि बॉडी वॉल दो लेयर की बनी होती है। साइकॉन की बॉडी दो लेयर की बनी होती है, जिसमें मान लो ये दो लेयर है। ये आउटर होता है इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, ओके, और ये इनर होता है इंडोडर्म, इंडोडर्म, ओके। और बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को कहते हैं मीजेनकाइम, मीजेनकाइम, ओके। तो साइकॉन की बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है, विच मीन्स कि आउटर एक्टोडर्म होता है और इनर इंडोडर्म होता है, और बीच के स्पेस को मीजेनकाइम कहते हैं, या फिर मिडिल इन्फ्यूजन भी कहा जा सकता है, मीजोहिल भी कहा जा सकता है। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं एक फिगर दिखा रही, ये वाला, जिसको कैनाल सिस्टम में आपने पढ़ा था। तो इसमें दो सेल्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, जैसे कि एक पिनेकोसाइट्स है, यहाँ पे दिखाई दे रही है पिनेकोसाइट्स, और दूसरी सेल्स जो कि हाईलाइटेड है वो है कोएनोसाइट्स। तो ये दो सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साइकॉन की बॉडी में। तो पिनेकोसाइट्स कहाँ कहाँ लाइंड है? मान लो ये बॉडी का आउटर साइड है और ये बॉडी के अंदर का है ना। तो आउटर साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पिनेकोसाइट्स पाए जा रहे हैं, और ये पिनेकोसाइट्स अंदर की तरह इनफोल्ड होकर इनकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अंदर की तरफ भी ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये भी पिनेकोसाइट्स है, विच मीन्स कि पिनेकोसाइट्स जो है वो साइकॉन की बॉडी का आउटर लेयर बनाता है और ये साइकॉन की बॉडी का इनर लेयर भी बनाता है। यहाँ स्पंजोसील है, स्पंजोसील इनकी बॉडी कैविटी होती है। तो स्पंजोसील में जो सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो भी पिनेकोसाइट्स हैं, है ना। और जो बाहर की तरफ हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो भी पिनेकोसाइट्स हैं, जो कि इनकरेंट कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ये हैं आपके कोएनोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स और कोएनोसाइट्स में फ़र्क क्या होता है? पिनेकोसाइट्स फ्लैट सेल है ना, जबकि कोएनोसाइट्स की बात की जाए तो ये एक राउंडेड सेल है जिसमें कॉलर होता है और यहीं से एक फ्लैजेला निकला होता है। तो ये है आपके कोएनोसाइट्स, ये है पिनेकोसाइट्स, और इनके बीच में ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसी को कहते हैं मीजेनकाइम या मीजोहिल, ओके।
यहाँ लिखा हुआ है मीसेनकाइम। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना कहीं भी, अगर इसमें कंफ्यूज नहीं रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा क्लियरली। तो जान लो कि दो तीन चीजें इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पिनेकोसाइट्स है, जिसको पिनेकोडर्म भी कह सकते हैं, और ये पिनेकोसाइट्स या पिनेकोडर्म जो है वो सबसे बाहर की लेयर बना रही है, इसलिए उसको एक्सोपिनेकोडर्म भी कह सकते हैं। इस वाले सेल्स को हम एक्सोपिनेकोडर्म भी कह सकते हैं, एक्सोपिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। ओके। और ये जो अंदर की तरफ जो पिनेकोसाइट्स हैं यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं इंडोपिनेकोडर्म, इंडोपिनेकोडर्म। ओके। तो ये चीजें याद रखना, बीच में मेसोहिल है और जो रेडियल कैनाल बना रहे हैं वो है आपके क्वेनोसाइट्स, जिसको क्वेनोडर्म भी कहा जाता है। आओ अब स्टार्टिंग पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिनेकोडर्म के बारे में या पिनेकोसाइट्स के बारे में। पिनेकोसाइट्स जो कि आउटर बॉडी कवरिंग बनाती है, जिसको एक्सोपिनेकोडर्म कहा जाता है, जो कि ऑस्टिया और ऑस्कुलम में नहीं होते हैं, है ना। पिनेकोडर्म ऑस्टिया और ऑस्कुलम जहाँ पे पोर पाए जाते हैं उस पोर में नहीं होते हैं। इसके अलावा इंडोपिनेकोडर्म होते हैं जो कि इनकरेंट कैनाल को और स्पंजोसील को लाइन किए रहते हैं। ये एक्चुअल में है क्या पिनेकोडर्म? पिनेकोडर्म जो है वो एक थिन, लार्ज और पॉलीगोनल स्केल लाइक पिनेकोसाइट्स की बनी हुई लेयर है, और ये हमेशा एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिन में। अब मैं बात करती हूँ क्वेनोडर्म के बारे में। क्वेनोडर्म की बात की जाए, यहाँ पे क्वेनोडर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यह है क्वेनोडर्म, जिसको क्वेनोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअल में रेडियल कैनल्स को लाइन किए होते हैं, और ये सिंगल लेयर के लार्ज क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, इनको हम कॉलर सेल भी कह सकते हैं, कॉलर सेल। तो कॉलर सेल्स कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको कॉलर दिखाई दे रहा है ना, ये तो इसको कहते हैं कॉलर। तो ये कॉलर सेल्स जो है वो इंडोडर्मल ओरिजिन में होते हैं, और इसको सबसे पहले जेम्स क्लार्क ने डिस्कवर किया था। ओके। तो क्वेनोसाइट्स एक्चुअल में राउंडेड या ओवल सेल्स होते हैं, जिनके बेस, ये जो है बेस है, ये पोर्शन, इसको कहते हैं बेस। तो ये बेस जो होते हैं वो हमेशा मीसेनकाइम में लगे होते हैं, और इसके अलावा इसमें लॉन्ग फ्लैजेलम पाया जाता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और क्वेनोसाइट्स में एक न्यूक्लियस होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, और साथ ही साथ फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी में एक न्यूक्लियस होगा। ओके। ये उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, उसके अलावा फूड वैक्यूल भी पाए जाते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखा गया है कि क्वेनोसाइट्स में जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम्स है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसमें कॉलर दिखाई दे रहा है, ये कॉलर एक्चुअल में बहुत सारे माइक्रोविलाई के बने होते हैं, माइक्रोविलाई, है ना। तो इनके जो कॉलर होते हैं वो एक्चुअल में माइक्रोविलाई के बने होते हैं, जिनकी संख्या 20 से 30 होती है, और ये माइक्रोविलाई जो होते हैं वो नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, और माइक्रोविलाई एक दूसरे से साइड बाय साइड चिपके होते हैं। अगर फ्लैजेलम की बात की जाए तो फ्लैजेलम वैसे ही होता है जैसे कि 9+2 अरेंजमेंट में फ्लैजेलम देखे जाते हैं, जो कि बेसल ग्रैन्यूल या काइनेटोस्टोम, जहाँ से ये निकलता है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं बेसल ग्रैन्यूल, तो ये बेसल ग्रैन्यूल या काइनेटोस्टोम से निकलते हैं। और क्वेनोसाइट सेल्स में कुछ रूट लाइक प्रोसेस, जिसको बेस कहा जाता है, ये बेस जो है वो मीसेनकाइम में धसे
होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैंने बताया था, मीजेनकाइम। मीजेनकाइम जो है वो एक्चुअल में जिलेटिनस ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स है, जिसको मीसोग्लोइया भी कहा जाता है या मिजुहिल भी कहा जाता है। और इनमें प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अभी मैं सेल्स के बारे में बताऊंगी। इनको कोलेनकाइम भी कहा जा सकता है या फिर इनको पैरेनकाइमा भी कहा जा सकता है, कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा। मीजेनकाइमा एक्चुअल में जेल जैसे होते हैं और इसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स भी होते हैं, इतना याद रखना। अब मैं बात करती हूँ स्पंज सेल्स के बारे में। यहाँ पे फिगर देखो, ये तो हो गया तुम्हारा पिनेकोसाइट्स, है ना, और ये है सेल्स। ये सभी सेल्स जो कि तुम्हारे मीजेनकाइम में यानी कि स्पंज के मीजेनकाइम में पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला सेल जो होता है जिसको पिनेकोसाइट्स कहा जाता है, जान लो फिर से पिनेकोसाइट्स क्या है। पिनेकोसाइट्स एक पॉलीगोनल स्केल लाइक सेल है जो कि लार्ज और फ्लैट होते हैं, जिसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसकी बात कर रही हूँ, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये साइज में छोटे भी हो सकते हैं और साइज में बड़े भी हो सकते हैं। तो इन्हीं की जब साइज बढ़ती है तो साइकॉन की साइज बढ़ जाती है, और इनकी साइज जब छोटी होती है तो साइकॉन की भी साइज छोटी हो जाती है। तो ये चूंकि एक्सटर्नल पिनेकोसाइट्स को, जिसको मैंने बताया कि एक्सोपिनेकोडर्म कहा जाता है, उसको एक्टोडर्म भी कह सकते हैं। और इंटरनल पिनेकोसाइट्स को, जिसको इंडोपिनेकोसाइट्स कहा जाता है या इंडोपिनेकोडर्म, उसको इंडोडर्म भी कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा सेल है पोरोसाइट। पोरोसाइट ये वाले सेल को कहते हैं, है ना। पोरोसाइट जिसको पोर सेल कहा जाता है, ये मॉडिफाइड पिनेकोसाइट्स हैं जो कि इसमें लार्ज साइज के कॉन्ट्रेक्टाइल, ये लार्ज होते हैं साइज में और ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर में होते हैं। और पोरोसाइट में एक पोर पाया जाता है जिसको प्रोजोपाइल कहा जाता है। अब यहाँ से गेन कर लो कि प्रोजोपाइल कहाँ होंगे, ये प्रोजोपाइल है ना, तो इसके बीच में जो सेल्स होंगे यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये सेल्स होंगे तुम्हारे पोरोसाइट्स के। ओके, तो पोरोसाइट्स जो है वो एक्चुअल में उसमें एक छेद होता है जिसको प्रोजोपाइल कहते हैं, और प्रोजोपाइल से ही इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेनोसाइट्स, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था। इसमें पहचानो कहाँ है क्वेनोसाइट्स, ये है। अगर क्वेनोसाइट्स की बात की जाए तो ये फ्लैजेलेटेड इंडोडर्म सेल्स हैं जो लार्ज ओवल न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फूड वैक्यूल पाए जाते हैं, है ना। इसमें लॉन्ग फ्लैजेलम पाया जाता है जो एक्चुअल में बेसल ग्रैन्यूल से निकलता है, और बेसल ग्रैन्यूल को ब्लीफेरोब्लास्ट भी कहा जाता है ना। ओके, और इसमें कॉलर पाए जाते हैं। कॉलर के अलावा इसमें सारे सेल्स के स्ट्रक्चर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स वगैरह भी पाए जाते हैं, और ये मीजेनकाइम से चिपके होते हैं, यानी मीजेनकाइम से इनके बेस लगे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीबोसाइट्स। तो अमीबोसाइट्स में जितनी भी बची हुई सेल्स हैं वो सब आती हैं अमीबोसाइट्स में। इन तीनों सेल्स को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी सेल्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब आती हैं अमीबोसाइट्स में। अमीबोसाइट्स कहने का मतलब ये है क्योंकि ये रेगुलर शेप के होते हैं, तो और साथ ही साथ इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, फाल्सपोडिया। तो जितने भी अमीबोसाइट्स हैं वो अमीबॉइड सेल्स हैं जिनमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, और ये मीसोग्लोइया यानी कि मीजेनकाइम में फ्री फॉर्म में रहते हैं, और ये मॉडिफाइड होकर कुछ इस तरह के सेल्स बनाते हैं जैसे कि कोलेनोसाइट्स। देखो इसमें कोलेनोसाइट्स कहाँ है, कोलेनोसाइट्स है ना, ये ज्वाला कहाँ गया, ये तो ये है आपका कोलेनोसाइट्स।
कोलेनोसाइट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है? ये सिलेंडर होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इसमें ब्रांचिंग स्यूडोपोडिया पाई जाती है और ब्रांचेस जो होते हैं वो मीसोग्लोया में एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करते हैं। तो कोलेनोसाइट का मेन फंक्शन है कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करना या कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की तरह काम करना। सेकेंड है हमारा अमीबोसाइट्स में आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स ढूंढो कहाँ है? इसमें आर्कियोसाइट्स तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ मिल गया। ये जी वाला है आर्कियोसाइट्स, यानी कि ये। ओके, दोनों होंगे। तो आर्कियोसाइट्स का क्या फंक्शन है? आर्कियोसाइट्स जो है वो लार्ज अमीबोसाइट्स है जिसमें कुछ ब्लंट स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। न्यूक्लियस लार्ज होते हैं और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, यानी ये फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो भी वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं स्पंज की बॉडी में, यानी कि साइकॉन की बॉडी में, वो इसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ अमीबोसाइट्स जो है वो स्पर्म्स, एग्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जैसे कि गैम्यूल्स हैं, इनको ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आर्कियोसाइट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। और बस इसका इतना ही फंक्शन है। इसके अलावा एक है क्रोमोसाइट्स। ढूंढो कहाँ है क्रोमोसाइट्स? क्रोमोसाइट्स ई वाला है ना, कहाँ गया? यहाँ। ये है आपका क्रोमोसाइट्स। अगर क्रोमोसाइट्स की बात की जाए तो ये पिगमेंटेड अमीबोसाइट्स हैं, यानी कि इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें लोबोस स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका मेन काम ये है, क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है इसलिए ये स्पंज को कलर देते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पंज जो है वो लाइट ब्राउन कलर के होते हैं या फिर ग्रे कलर के होते हैं। तो ये स्पंज को कलर प्रोवाइड जो भी होता है वो क्रोमोसाइट्स द्वारा होता है। इसके अलावा है थीजोसाइट्स। थीजोसाइट्स डी ये वाले हैं, है ना ये। तो थीजोसाइट्स का क्या काम है? ये अमीबोसाइट्स हैं जिसमें लोबोस स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जैसा कि क्रोमोसाइट्स में देखा गया है। लेकिन ये फूड रिजर्व से भरे होते हैं और इस तरह से ये फूड के स्टोरेज का काम करते हैं। जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसको ये स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा ट्रोफोसाइट्स है। ट्रोफोसाइट्स इसमें कहीं दिख रहा हो तो बताओ। ट्रोफोसाइट्स मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। ट्रोफोसाइट जान लो क्या है। ट्रोफोसाइट्स जो है वो कंप्लीटली या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को लोड करने का काम करते हैं और इस तरह से ये फूड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं। इसके अलावा है, हाँ ट्रोफोसाइट्स हो गए। इसके अलावा फैगोसाइट्स हैं। फैगोसाइट्स ये भी इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फैगोसाइट्स की बात करूं तो ये फूड को कलेक्ट करते हैं कॉइनोसाइट्स से और इसको जो भी एक्सक्रेटरी या डैमेज टिश्यूज होते हैं उसको ये बॉडी से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। और है मायोसाइट्स, है ना। तो इसमें मायोसाइट्स का क्या फंक्शन है? यही है बी वाला, ये है। मायोसाइट्स जो है वो फ्यूजिफॉर्म कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं जिसमें कि ऑस्कुला जैसे मायोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये एकदम मसल की तरह काम करते हैं, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से इनकी बॉडी को शेप मिलता है। इसके अलावा है स्क्लीरोब्लास्ट। स्क्लीरोब्लास्ट यफ वाला, ई एफ। अच्छा ये है यफ। ओके, फ्री करूँ यहाँ से मैं। हाँ,
ये है आपका स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट अमीबोसाइट्स हैं जो कि स्केलेटन को सीक्रेट करने का काम करते हैं, जिसको कैल्कोब्लास्ट भी कहा जाता है क्योंकि इनके केस में कैल्शियम कार्बोनेट के बने स्पीक्यूल्स निकलते हैं। ओके, इसके अलावा ग्लैंड सेल्स हैं, कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लैंड सेल्स, स्पर्म और ओवम। ये है आई स्पर्म, ये है जे ओवम। तो स्पर्म और ओवम का क्या काम है? दोनों ही ग्लैंड सेल्स हैं। नहीं, एक मिनट, ग्लैंड सेल्स का मतलब होता है ग्लैंड निकालने वाले सेल्स। ये तो जर्म सेल्स हो जाएंगे ना, आई और जे वाले, क्योंकि ये स्पर्म और ओवम है। तो ये है जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में स्पर्म और ओवा बनते हैं और ये होता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो ग्लैंड्स को सिक्रेशन, स्लाइम को सीक्रेट करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल यही सारे सेल्स हैं जो कि साइकॉन की बॉडी में पाए जाते हैं। ये एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे सेल्स पे शॉर्ट नोट पूछ दिए जाते हैं जिसके बारे में आपको अगर मालूम नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाओगे। तो आप एक एक से, बहुत मुश्किल तो है नहीं, एक एक नाम याद रखना, उनका फंक्शन याद रखना, उसका शेप देख लेना। तो आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। Play this record as frequently as possible.